यह वीडियो क्रिमिनल ट्रायल इंजरीज की 4 भागों वाली श्रृंखला का दूसरा भाग है। पहली कड़ी में हमने ब्लंट फोर्स इंजरीज को फोरेंसिक और कोर्ट रूम दोनों दृष्टिकोणों से समझा था। इस कड़ी में हम शार्प वेपन इंजरीज पर गहन चर्चा करेंगे। शार्प वेपन्स यानी तेज धार या नुकीले हथियार जैसे चाकू, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी, फरसा, सुआ आदि से उत्पन्न चोटें इसके तहत आती हैं। ये चोटें मेडिको लीगल प्रैक्टिस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनका विश्लेषण केवल वुंड की मॉर्फोलॉजी तक सीमित नहीं रहता कि उसको देखकर बताया जाए कि ये किस हथियार से मारा गया चोट है, बल्कि ट्रायल में वेपन्स की मैचिंग, असॉल्ट होने के पैटर्न और घटना के सीक्वेंस को स्थापित करने के लिए भी यह शार्प वेपन इंजरीज बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसाइज्ड वुंड्स या धार से बने सीधे घाव कैसे होते हैं। इंसाइज्ड वुंड किसी शार्प कटिंग वेपन से बनता है। इसकी फोरेंसिक पहचान होती है कि इनके क्लीन कट मार्जिन्स होते हैं। घाव के किनारों पर बनी हुई ब्रूजिंग की न्यूनतम चोट होती है, क्योंकि सारा फोर्स तो काटने में लग जाता है। तो ब्लंट फोर्स इन हथियारों से शार्प एज वेपन से नहीं लगता। इनमें घाव की लंबाई घाव की गहराई से ज्यादा होती है। इंसाइज्ड वुंड के कारण हेयर और स्किन दोनों आसानी से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर घाव केवल सतही है, सुपरफिशियल है, तो घाव के मार्जिन्स परस्पर गैप नहीं करते हैं, आपस में मिले रहते हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन डीप कट लगने से स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी के कारण स्किन में एक गैप बन जाता है। कोर्ट रूम में वेपन आइडेंटिफिकेशन के वक्त यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए चाकू या तलवार से बने इंसाइज्ड वुंड का शेप और साइज अलग अलग होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर से यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने वुंड एजेस को माइक्रोस्कोपिक रूप से देखा था या केवल नेकेड आई से उसको देखकर अपनी बातें लिख दी थी। माइक्रोस्कोपी वाली यह बात एमएलसी में भी लिखी होनी चाहिए। यदि डॉक्टर कोर्ट में आके कहे कि माइक्रोस्कोप से देखा था, तो पूछिए कि यह कहां आपके एमएलसी में लिखा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर यह बात स्पष्ट करे कि वुंड की मार्जिन्स इरेगुलर हैं, जैसे कि ब्लंट फोर्स से आती हैं, या शार्प एज्ड और रेगुलर हैं, जैसे कि इंसाइज्ड वुंड में होती हैं। घाव के इरेगुलर मार्जिन्स हमेशा ब्लंट फोर्स से आते हैं और शार्प वेपन से घाव बिल्कुल क्लीन कट वाला होता है। यह आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए भी यह बात याद रखनी चाहिए। अगला आता है स्टैब वुंड्स, जो गहराई तक चोटें अंदर जाकर मारी जाती हैं। स्टैब या पंक्चर वुंड्स तब बनते हैं जब कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट स्किन में पेनिट्रेट करता है, जैसे चाकू या बर्फ तोड़ने वाला सुआ। फोरेंसिक हॉलमार्क यह है कि इस तरह के वुंड की गहराई उसकी लंबाई से ज्यादा होती है। घाव की शेप इस्तेमाल किए गए वेपन के क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करती है। डबल एज्ड वेपन शरीर में इलिप्टिकल वुंड बनाता है, इलिप्स के आकार का, जबकि सिंगल एज वेपन एक तरफ शार्प और दूसरी तरफ से ब्लंट एंगल उस चोट में दे देता है। एंट्री वुंड के आसपास एब्रेजन कॉलर भी हो सकता है। कोर्ट में स्टैब वुंड की यह महत्ता होती है कि स्टैब वुंड, छुराया घोंपने जैसी चोट की शेप, साइज और नेचर देखकर डॉक्टर यह अनुमान लगा सकता है कि यह किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ होगा जिससे यह चोट आई है। क्रॉस एग्जामिनेशन जब आप डॉक्टर का करें तो आपको यह पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने वुंड की डेप्थ मेजर की थी, क्या उन्होंने वेपन की संभावित डायरेक्शन या एंगल ऑफ अटैक को नोट किया था, और क्या वुंड कैविटी को डाइसेक्ट करके कंफर्म किया था कि यह कितना गहरा है। यदि रिपोर्ट में केवल सुपरफिशियल बातें लिखी गई हैं, हाँ चोट लगी है, गहराई है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, तो यह डिफेंस के लिए बहुत वरदान होता है और डिफेंस ये साबित कर सकता है कि वेपन आइडेंटिफिकेशन केवल एक तुक्का है, स्पेकुलेटिव है। डॉक्टर को ना तो वेपन दिखाया गया और ना ही डॉक्टर ने सही तरीके से अनुमान लगाया है, जो शास्त्रीय तरीके से लगाया जाता है। तेज धार वाले हथियारों से चॉप वुंड्स भी बनाए जाते हैं। चॉप वुंड्स जो भारी धारदार हथियारों के घाव होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, फरसा, गंडासा, इन जैसे शार्प वेपन से ये घाव बन जाते हैं और इनकी फोरेंसिक पहचान होती है कि इनमें डीप कट विद बोन इन्वॉल्वमेंट तथा शार्प मार्जिन्स तो पाए ही जाते हैं, लेकिन साथ में क्रशिंग कंपोनेंट भी चोटों में पाया जाता है। चॉप वुंड में
अंडरलाइंग बोन फ्रैक्चर्ड या चिप्ड हो सकती है। चिप होने का मतलब है कि चोट मारते समय हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा निकलकर वह वहां से गायब हो जाए, बाहर शरीर के निकल जाए या शरीर में ही कहीं अटक जाए। कभी कभी हड्डी पूरी तरह नहीं टूटती बल्कि उसका एक हिस्सा कट जाता है या उखड़ जाता है। इसे फोरेंसिक भाषा में बोन चिपिंग कहते हैं। गंडासे से हाथ पर वार किया तो हाथ की उल्ना बोन का पूरा टुकड़ा ही कटकर अलग हो गया। यह बोन चिपिंग का एक उदाहरण है। कोर्ट रूम में इसका यह मतलब है कि प्रोसिक्यूशन को यह एस्टैब्लिश करना होता है कि इस्तेमाल शुदा वेपन भारी था या हल्का था, धारदार था या ब्लंट हो चुका था या धार उसकी भोथरी थी। जब आप इस डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या वुंड में क्रशिंग एलिमेंट है, क्या बोन फ्रैक्चर साफ साफ है, या क्या उन्होंने वेपन की वेट और शार्पनेस को ध्यान में रखकर यह एमएलसी बनाई है, यानी कि चोट और मारने वाले कथित हथियार का आपस में संबंध आपको डॉक्टर के मुंह से निकलवाना चाहिए। चोटों के बारे में एक अगला एस्पेक्ट होता है फ्रेश और ओल्ड इंजरीज। शार्प इंजरीज की एज का अनुमान वुंड मार्जिन्स और हीलिंग चेंजेस से किया जाता है। फ्रेश इंसाइज्ड वुंड ब्राइट रेड होता है, क्लीन होता है, एजेस उसके सोलन नहीं होते, उसमें सूजन नहीं आई होती, लेकिन 6 से 12 घंटे में उसके मार्जिन सूज जाते हैं और उनमें लालिमा आ जाती है। इसे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। 24 घंटे में स्कैब फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्टैब वुंड की फ्रेश इंजरी में एक्टिव ब्लीडिंग होती रहती है। 6 से 12 घंटे में क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है और वो ऊपर दिखाई भी देने लगती है। चॉप वुंड्स की फ्रेश इंजरी में बोन एंड्स शार्प रहते हैं, जहां से वो चोट लगी है, कटी है बोन, वो बिल्कुल शार्प रहते हैं, जबकि ओल्ड इंजरी में हीलिंग होने के साथ साथ ही कैलस फॉर्मेशन दिखने लगता है। कैलस आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्ट रूम में डॉक्टर से यह पूछा जाना चाहिए कि इंजरी की टाइमिंग उन्होंने किस फोरेंसिक मार्कर के आधार पर बताई है। अगर उन्होंने हीलिंग चेंजेस का वर्णन अपनी एमएलसी में नहीं किया है तो इंजरी की एज का अनुमान बहुत डाउटफुल माना जाएगा। इससे पूरा प्रोसिक्यूशन केस खतरे में पड़ सकता है। हर चोट के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह एक्सीडेंट से बनी थी या असॉल्ट से बनी थी। तो शार्प वेपन के बारे में इस पर क्या कहा जा सकता है यह हम आगे देखते हैं। एक्सीडेंट और असॉल्ट में शार्प वेपन इंजरीज का पैटर्न अलग अलग होता है। एक्सीडेंट में वुंड्स इरेगुलर और एक्सीडेंटल साइट्स जैसे हाथ या पैर पर होते हैं। कई बार डिफेंस टाइप पैटर्न भी देखने में मिलते हैं। किसी ने तलवार मारी, हाथ से रोका तो हाथ के नीचे वाले हिस्से पर पोस्टीरियर पोर्शन पर चोट लग गई। किसी ने कुल्हाड़ी मारी, हाथ से रोकी तो हाथ के पोस्टीरियर पोर्शन पर उसमें इंसाइज्ड वुंड बन गए। असॉल्ट में वुंड्स अक्सर वाइटल पार्ट्स पर होते हैं, जहां वो खास तौर से देखकर और जानबूझकर मारे जाते हैं, जैसे चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, नेक पर। ये टारगेटेड वुंड्स होते हैं। एक्सीडेंट में वुंड्स सिंगल और रैंडम हो सकते हैं, जबकि असॉल्ट में मल्टीपल, पैरेलल या क्लस्टर्ड इंजरीज मिलती हैं। क्लस्टर्ड इंजरीज होती हैं एक साथ बहुत सारी इंजरीज मारी जानी। कोर्ट रूम क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर से यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या यह इंजरी किसी एक्सीडेंटल टूल स्लिप से हो सकती है या केवल इंटेंशनल असॉल्ट से आई लगती है आपको, और अगर आपको ऐसा लगता है तो वो फोरेंसिक मार्कर्स कौन से हैं जिससे आपने यह नतीजा निकाला है। अगर डॉक्टर एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी को भी सहमति दे दें तो प्रोसिक्यूशन की कहानी इससे कमजोर हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि इसमें जब आप एक्सपर्ट लेवल का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो डिफेंस काउंसिल के तौर पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। शार्प वेपन इंजरीज में डिफेंस को हमेशा इस पॉइंट पर सवाल पूछना चाहिए कि क्या वेपन और वुंड का साइज, शेप साइंटिफिकली कोरिलेट करता है, आपस में उनका कोई संबंध दिखाई देता है। क्या डॉक्टर ने कथित वेपन का एंगल ऑफ अटैक या डायरेक्शन नोट किया था कि किस एंगल पर चोट लगी होगी। क्या डॉक्टर ने कैविटी एग्जामिनेशन किया था, या क्या वुंड की मार्जिन्स को फोटोग्राफिकली प्रिजर्व किया गया था या नहीं किया गया था। फोटोग्राफिकली प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि क्या आईओ ने या डॉक्टर ने उस वुंड की फोटोग्राफ बनाई थी। क्या डॉक्टर ने इस संभावना पर कुछ बताया है या डॉक्टर से पूछा गया है कि यह वाला इंसाइज्ड वुंड किसी एक्सीडेंटल फॉल से भी बन सकता है या नहीं बन सकता है। स्टैब वुंड में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैसे मापी गई थी,
यह अप्रोक्सीमेट डॉक्टर ने मापी थी या एग्जैक्ट मापी? डॉक्टर से पूछें कि बताइए आपने इसको कैसे मापा था और अपनी एमएलसी में इसको कहां किस तरह से लिखा था। चॉप वुंड में भी यदि क्रशिंग एलिमेंट नहीं मिलता है तो यह सवाल होता है क्या यह घाव कुल्हाड़ी से बना हुआ है या किसी और वेपन से बना हुआ है, क्योंकि कुल्हाड़ी जैसे जिनमें धार बहुत तेज नहीं होती उनमें इंसाइज्ड वुंड के साथ साथ एक ब्लंट फोर्स भी घायल के ऊपर दिखाई देता है। ऐसे प्रश्न प्रोसिक्यूशन की मेडिकल एविडेंस की रिलायबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन इससे संदेह के घेरे में आ जाता है। तो अगला सवाल है कि डॉक्टर के उत्तरों की साइंटिफिक परख कैसे की जानी चाहिए। डिफेंस की स्ट्रेटेजी होती है कि डॉक्टरों के उत्तरों को साइंटिफिक बेंचमार्क से परखा जाए। अगर डॉक्टर कहे कि स्टेप वुंड 6 घंटे पुराना है तो डिफेंस को स्टेप वुंड की एज डिटर्मिनेशन पर पूछना चाहिए कि क्लॉटिंग और टिश्यू रिएक्शन का एग्जैक्ट मार्कर क्या आपने नोट किया था। अगर डॉक्टर कहे कि वुंड तलवार से बना है तो डिफेंस को यह बात जरूर पूछनी चाहिए कि उन्होंने वुंड की एजेस को कंपेयर किया है क्या। और अगर डॉक्टर ने वेपन का एग्जामिनेशन ही नहीं किया है तो उसका ओपिनियन वीक हो सकता है। अभी हमने पिछले दिनों एक पोस्टमार्टम डॉक्टर को क्रॉस किया था तो उसमें भी हमने यही दिखाया था कि डॉक्टर के सामने तो कभी वेपन ऑफ ऑफेंस आया ही नहीं है। उसका लिंक आप यहाँ इस केस के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कोर्ट रूम में यह दिखाना और साबित करना बहुत जरूरी है कि मेडिकल ओपिनियन केवल एक संभावना मात्र है। किसी भी मेडिकल ओपिनियन में कोई अनिवार्यता नहीं होती कि केवल इसी तरीके से यह सत्य है। संभावना है, एक संभावना यह है, दूसरी कुछ और संभावना भी हो सकती है। और अब हम अंत में शार्प वेपन इंजरीज की निर्णायक भूमिका के बारे में देखते हैं। कई बार क्रिमिनल ट्रायल में शार्प वेपन इंजरीज हत्या या गंभीर हमले की कहानी का आधार होती हैं। अगर प्रोसिक्यूशन वेपन और वुंड के बीच की फोरेंसिक मैचिंग सही से नहीं कर पाता है तो डिफेंस को प्रोसिक्यूशन स्टोरी में स्ट्रॉन्ग डाउट दिखाने का अवसर मिल जाता है। इंसाइज्ड वुंड की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अधिक होना, स्टेप वुंड की डायरेक्शन का पता लगना, चॉप वुंड के साथ क्रशिंग एलिमेंट भी मौजूद होना, ये सब ऐसे डिसाइसिव फैक्टर हैं जो पूरे के पूरे ट्रायल का रुख मोड़ कर रख देते हैं। कोर्ट में जब प्रोसिक्यूशन की कहानी इंजरीज से मेल नहीं खाती तो अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना बिल्कुल आसान और स्वाभाविक हो जाता है। इसी कारण से शार्प वेपन इंजरीज का गहरा अध्ययन हर एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर को करना अनिवार्य है, जिससे उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत हो जाती है और आरोपी को इसका लाभ हमेशा मिलता है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।